लॉकडाउन से बुरा भी कुछ हो सकता है। लोग खुश हैं कर्फ्यू नहीं लगा, पर क्या सचमुच सब कुछ ठीक है? क्या लॉकडाउन ओपन करने के बाद सब ठीक हो जाएगा? और अगर लॉकडाउन ओपन होने के बाद कोरोना फिर से बढ़ गया तो क्या लॉकडाउन फिर से होगा? फिर आगे क्या होगा? क्या सब कुछ रियली ठीक है और इसका इम्पैक्ट क्या है? ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आ चुकी है, इंडिया में इकोनॉमिक रिसेशन को अनाउंस कर दिया जाए। बट क्या रियली रिसेशन की कंडीशन है? ये लॉकडाउन एंड कोरोना का इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट है? कोरोना और रिसेशन का एंड लॉकडाउन का वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अदर एजेंसीज ऑलरेडी कह चुकी हैं कि रिसेशन आने वाला ही है कोरोना की वजह से, क्योंकि इकोनॉमीज पूरी डाउन है वर्ल्ड ओवर। इसमें सिर्फ इंडिया एंड चाइना सिर्फ शायद बचे रह सकते हैं। जबकि एक कार्टून है डोनाल्ड डक, जिसका नाम भी कार्टून पर ही रखा गया है, वो बोलता है कि रिसेशन नहीं होगा। अब लोग उस कार्टून की सुनेंगे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या अदर एजेंसीज में जो लोग हैं समझदार, जिनको दिमाग है, वो सही बोल रहे होंगे कि एक कार्टून सही बोल रहा होगा। तो रिसेशन तो आना ही है। अब रिसेशन क्यों है? क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। हमारी कंपनीज विदेशों में माल बेचती हैं, विदेशों से माल खरीदती हैं। विदेशों की कंपनियां दूसरी कंट्री से माल खरीदती हैं। अभी चाइना ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा है, लेकिन बाकी सब सेक्टर में, क्योंकि इंडिया जो है ऑयल इंपोर्ट करता है, गोल्ड इंपोर्ट करता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं। तो इस तरह से पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। किसी भी सेक्टर को हिट होने से ग्लोबल पे उसका इफेक्ट पड़ता ही है। ग्लोबलाइजेशन में सब कुछ कनेक्टेड है और कोरोना की वजह से हर एक कंट्री अफेक्टेड है, तो ऑब्वियसली सब कंट्रीज पर इफेक्ट है। ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस जो है ऑलरेडी टैंक कर चुके हैं, सबसे कम जा चुके हैं, नीचे जा चुके हैं। तो रिसेशन तो मान के चलना ही चाहिए कि पक्का है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए हैं रिसेशन से बचने के लिए। आरबीआई ने स्टेप्स लिए हैं, रेपो रेट कम कर दिया है कितनी बार, तो वो सब स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट ने भी लिए हैं। और इसका इफेक्ट जॉब्स पर तो ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गया है। कितनी कंपनियों ने लोगों को लीव विदाउट पे भेज दिया है, 2-2, 4-4 महीने की लीव विदाउट पे। कई कंपनियों ने सैलरी कट कर दी है, 25% टू 50% सैलरीज कट अनाउंस कर दी है बिकॉज ऑफ कोरोना। अब वो उनकी मजबूरी थी या वो इसका फायदा उठा रही है कंपनीज, वो एक अलग बात, वो हम सब जानते हैं। कंपनियां तो फायदा भी उठाती हैं एम्प्लॉयज का, खून चूसने में नंबर वन। अब खर्चा ही खर्चा हो रहा है सबका, कमाई तो सबकी बंद है। सिर्फ सैलरीज कंपनीज की जो आ रही है तो वो आ रही है, वो कट होके आ रही है कि पूरी मिल रही है वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो मिल रहा है। इनका लेकिन बिजनेस पूरी तरह से बंद है, उनका तो टोटल लॉस में है। मेरी कल ही एक शॉप से बात हो रही थी, तो उसका तो रेंट जा रहा है, हमारा भी ऑफिस का रेंट जा रहा है। बहुत बड़े बड़े अर्जेंट केसेस ही आ रहे हैं सिर्फ, और वो भी बहुत कम। तो एक गुड फैक्टर तो है कि हाँ, क्राइम थोड़ा कम हो गया है। बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कम जरूर हो गया है, क्योंकि कोई आने जा नहीं सकता। तो अब अगर कमाई बंद है, खर्चा ही खर्चा हो रहा है, तो ये लॉस नहीं है क्या? और अगर लॉस है तो फिर रिकवर कैसे होगा? तो इसको अंडरस्टैंड ऐसे कर सकते हैं कि आईएमएफ ऑलरेडी कह चुका है कि 2008 से भी बुरा रिसेशन होगा। 2008 का रिसेशन अगर कुछ लोग भूल गए हैं तो बहुत बुरा टाइम था, मैंने देखा हुआ है। मेरा खुद का नीदरलैंड का वीजा लगा हुआ था, वहां पर जाके सेटल होने का। मेरे पास जॉब ऑफर था, एमवीवी जिसको बोलते हैं, वहां जाके मैं आराम से जॉब करके सेटल हो सकता था। लेकिन बिकॉज ऑफ 2008 का रिसेशन मैंने उस जॉब को नहीं लिया। हालांकि मेरे कुछ फ्रेंड्स का जॉब उस टाइम पे गया था, जिन कंपनीज ने ऑफर दे रखे थे स्टूडेंट्स को, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, उन सब ने ऑफर्स वापस ले लिए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, हर हफ्ते रेट बढ़ते थे। 2008 रिसेशन से पहले आप फ्लैट खरीदने जाओ, लैंड खरीदने जाओ, आप पिछले संडे गए थे, नेक्स्ट संडे जाओगे, रेट बढ़ जाएगा। ये हालत थी। रिसेशन के बाद पूरा डाउन आ गया था। तो वो 2008 था। अभी लोग बोल रहे हैं कि 2008 से भी बुरा होगा। कितनी सारी सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज अफेक्टेड हुई हैं कोरोना की वजह से, और आगे भी रहेगा, क्योंकि इसका अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो उसके बाद भी ये सेक्टर्स अफेक्टेड ही रहेंगे, ये इंडस्ट्रीज अफेक्टेड ही रहेंगी, क्योंकि इनमें बिजनेस चालू होने में टाइम लगेगा। जैसे कि होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, टूरिज्म है, वर्स्ट अफेक्टेड। एयरलाइंस भूल ही जाओ, कौन ट्रैवल करना चाहता है इस टाइम पे? इमरजेंसी ही सिर्फ ट्रैवल करेंगे लोग। टूरिज्म तो पूरी तरह से बर्बाद है, होटल इंडस्ट्री तो पूरी तरह से बंद है। रेस्टोरेंट्स में खाना सिर्फ लोग, हाँ, एक बार के लिए शायद जाके खा के आ जाए तो अलग बात है, क्योंकि लोग बंद है इतने टाइम से घरों में। खरीदारी तो पूरी तरह से, शॉपिंग तो पूरी तरह से बंद है। सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर ही इस टाइम पे चल रहा है, उसमें भी पोल्ट्री एंड सी फूड बहुत कम लोग खरीद रहे हैं। लोगों ने काफी खरीदना बंद कर दिया है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है डिसीजन को फॉर्मली अनाउंस करने के लिए। और अभी आरबीआई की हालत खराब है, क्योंकि ऑलरेडी वो गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा थोड़े टाइम पहले ही दे चुका है। इंडस्ट्रीज तो सब, मैन्युफैक्चरिंग बंद है, बाइंग पूरी बंद है, तो पैसा किसी के पास आ नहीं रहा है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के जैसी कंडीशन तो शायद हो सकती है। लेकिन अब इसको डिटेल में समझते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी होती क्या है। ठीक है ना? तो पहले तो इमरजेंसी
क्या होती है? 3 टाइप की इमरजेंसी हमारी कंट्री में। फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी तो काफ़ी लोगों को पता है, नेशनल इमरजेंसी तो काफ़ी लोगों ने सुनी है। कुछ लोगों ने तो देखी भी है, बड़े लोगों ने, और जो यंग जनरेशन है उसने टीवी में काफ़ी बार सुना है कि इंदिरा गांधी ने एक बार नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि नेशनल इमरजेंसी टोटल 3 बार लगी है। एक इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे, इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम में, और जो फेमस इंदिरा गांधी इमरजेंसी तो सबको काफ़ी लोगों को पता ही है। इसमें इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, जब उसमें फेल हो गई तो इमरजेंसी लगा दी, और उसका रिजल्ट नेक्स्ट इलेक्शन में आ गया था। सेकंड है स्टेट इमरजेंसी। लोगों ने इसका नाम स्टेट इमरजेंसी ऐसे नहीं सुना है, लेकिन इसको गवर्नर रूल बोलते हैं, जो तो सब लोगों ने सुन रखा होगा, क्योंकि गवर्नर रूल तो स्टेट में कभी न कभी काफ़ी बार लग चुका है। अब थर्ड है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये अभी तक तो नहीं लगी है, लेकिन एक बार ज़रूर इसका लगने का टाइम आ गया था। इन 1990 इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि पहले इंडिया चाइना वॉर के साथ इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे इतना खर्चा हुआ था। 1990 में फाइनली इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि इंडिया ने अपना सारा गोल्ड जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस बैंक को भेज दिया था पैसे के लिए, और ये काम बहुत सीक्रेटली हुआ था, और उस वजह से उस टाइम गवर्नमेंट गिर गई। फिर न्यू गवर्नमेंट में हमारे फेमस म्यूट फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन लाया, जिसके बाद से देश में पैसा आने लगा बाहर से, विदेशों का, और वो पैसा आने से इकोनॉमी का पहिया घूमने लगा। लेकिन अब तो इकोनॉमी का पहिया एकदम से बंद है, और उसके वापस पहले जैसे आने के हालात इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से या गवर्नमेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती क्या है और उसके बाद क्या होगा, और ये इमरजेंसी कब तक रहेगी। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इट इज अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के बाद 2 महीने में इसे दोनों हाउसेस से अप्रूव कराना पड़ता है, और अगर अप्रूव नहीं होती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म हो जाती है। लेकिन अप्रूव होने के बाद इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब तक रहेगी, और इसको बार बार अप्रूवल के लिए जरूरत भी नहीं है। एक बार अप्रूव हो गई तो इट इज वैलिड जब तक कि प्रेसिडेंट इसे वापस खत्म करने के लिए अप्रूव नहीं कर। तो जब तक वापस से देश का इकोनॉमी का पहिया फिर से घूमने नहीं लगता, देश की इकोनॉमी फिर से पटरी पर नहीं आ जाती, तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू रह सकता है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी से निकलने के क्या रास्ते। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी से निकलने के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट के पास। एक तो है इंटरनेशनल लोन, सेकंड है मिंटिंग, और थर्ड है डोमेस्टिक हेल्प, इंटरनल डोमेस्टिक हेल्प। इन तीनों को समझते हैं होता क्या। इंटरनेशनल लोन जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन दे सकते हैं, गवर्नमेंट उनसे लोन ले सकती है टू फुलफिल द एक्सपेंसेस। लेकिन पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो छोड़ ही दो, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन से जो रिसेशन है उससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इफेक्टेड है, तो किसी भी कंट्री के पास इस टाइम पैसा नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऑलमोस्ट रूल आउट कर सकते हैं। सेकेंड है पैसा छापना। अब अगर गवर्नमेंट पैसा छापना शुरू कर देती है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी, चीजें जो है वो खरीदनी मुश्किल हो जाएंगी, करेंसी की वैल्यू जो है डिप्रिशिएट हो जाती है मिंटिंग करने से, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तीसरा रास्ता है डोमेस्टिक हेल्प। अब ये क्या है, ये है कि गवर्नमेंट अपने लोगों से हेल्प ले सकती है, अपने लोगों से हेल्प मांगती है, लेकिन यहाँ पर तो लोगों की नौकरियां खतरे में है। ज्यादातर इंडस्ट्री खुद गवर्नमेंट से रिलीफ पैकेज मांग रही है, तो क्या वो गवर्नमेंट को हेल्प करेंगी? क्या लोग गवर्नमेंट को हेल्प इतना कर सकते हैं कि इकोनॉमी को पूरा बाहर निकाल लें? ये ऑप्शन भी बहुत मुश्किल ही है। तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो कौन सा ऑप्शन उससे बचने के लिए आएगा, क्या होगा। इसमें एक और चीज है कि स्टेट का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सब स्टेट एंड सेंट्रल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनकी सैलरी भी कम करने के ऑर्डर दे सकती है, ताकि खर्चा कम कर सकें और पैसे बचा सकें। अब जो भी होगा उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वैसे इंडिया भी ठीक ठाक कंडीशन में है, बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफी ठीक हालत में है, और IMF और बाकी एजेंसीज भी बोल रही हैं कि इंडिया एंड चाइना ही सिर्फ 2 कंट्रीज होंगी इस टाइम पे जो रिसेशन से पॉजिटिव में रहेंगी, थोड़ा बहुत बॉर्डर से निकल जाएंगी। उम्मीद है कि यह किसी की मदद करेगा।